हेलो एवरीवन। आज हम फूड एक्ट एंड रेगुलेशन पोर्शन से और फूड एंड न्यूट्रिशन पोर्शन से 100 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो पान मसाला का पैकेज होता है उसमें क्या वार्निंग दी जानी चाहिए और डेक्लेरेशन दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शंस हैं, च्युइंग ऑफ पान मसाला इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है। तो और इस ये जो वार्निंग है वो 30% पोर्शन में दी जानी चाहिए लेबल में। ठीक है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि च्युइंग ऑफ पान मसाला इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये जो वार्निंग है वो कवर करनी चाहिए 50% पोर्शन फ्रंट पैक की। ठीक है। और सी स्टेटमेंट है कि च्युइंग ऑफ पान मसाला इज इंजूरियस टू हेल्थ, और ये जो वार्निंग है 80% पोर्शन में दी जानी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि 50% पोर्शन जो है वो कवर होना चाहिए फ्रंट पैक का इस वार्निंग से। और ये वार्निंग जो है वो रेक्टेंगुलर बॉक्स में दी जानी चाहिए एज पर एफएसएस रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जितने भी पैकेज होते हैं जिसमें एसिसल्फेम पोटेशियम होता है, ठीक है, एसिसल्फेम पोटेशियम क्या है? एक स्वीटनर है, आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो अगर एसिसल्फेम पोटेशियम किसी पैकेज में है तो वहां पर क्या वार्निंग दी जानी चाहिए और डेक्लेरेशन दिया जाना चाहिए उस पैकेज में रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर। तो ऑप्शन है, ए बोल रहा है कंटेंस एसिसल्फेम पोटेशियम, ऐसा लिखा होना चाहिए। और नेम ऑफ स्वीटनर तो देंगे, साथ में प्योरिटी और वेट परसेंट दिया जाएगा। ठीक है। और ऑप्शन बी बोल रहा है नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वीमेन और लैक्टेटिंग वीमेन। ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट लिखा होना चाहिए, क्योंकि जो एसिसल्फेम पोटेशियम है वो रिकमेंड नहीं किया जाता चिल्ड्रन को, प्रेग्नेंट वीमेन को और लैक्टेटिंग मदर्स को। ठीक है। तो सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी की मिनिमम रैंक क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन है नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। देखो इसका राइट आंसर आएगा वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ कमिश्नर एंड सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट आएगा। याद रखना, कमिश्नर शायद ही दे, सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट आए, तो ये भी सही रहेगा। ठीक है। और सीईओ की मिनिमम रैंक क्या होनी चाहिए? तो सीईओ की होती है नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, फूड पैकेज कंटेनिंग 10% और मोर पॉलीऑल्स पॉलीडेक्स्ट्रोज सेल कैरी द डिक्लेरेशन। देखो जितने भी पॉलीऑल्स होते हैं अगर वो 10% से ज्यादा है किसी पैकेज में तो कुछ डिक्लेरेशन दी होनी चाहिए एज पर रेगुलेशन। तो इसका जो आंसर आएगा वो ये है कि पॉलीऑल्स में हैव लैक्सेटिव इफेक्ट। अब पॉलीऑल्स में सॉर्बिटॉल भी हो तो ये भी लिखा रहेगा सॉर्बिटॉल में हैव लैक्सेटिव इफेक्ट। वैसे ही पॉलीडेक्स्ट्रोज हो तो पॉलीडेक्स्ट्रोज में हैव लैक्सेटिव इफेक्ट। इस तरीके से स्टेटमेंट दिया होना चाहिए। बाकी जो स्टेटमेंट सेकंड है, ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है। ये बात सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट जरूरी नहीं है कि इसमें लिखा रहे, लेकिन ये स्टेटमेंट एज पर रेगुलेशन जरूरी है कि पॉलीऑल्स में हैव लैक्सेटिव इफेक्ट, ये वाला स्टेटमेंट जरूरी है लिखा होना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेक्लेरेशन सेल कैरी अ पैकेज कंटेनिंग मैदा ट्रीटेड विद इम्प्रूवर और ब्लीचिंग एजेंट। देखो जो भी मैदा है और बोल सकते हैं रिफाइंड व्हीट फ्लावर है, अगर वो उसको ब्लीचिंग एजेंट और इम्प्रूवर से ट्रीट किया गया है, फ्लावर इम्प्रूवर से, तो उस केस में क्या डिक्लेरेशन जरूरी है? तो आंसर आ जाएगा रिफाइंड व्हीट फ्लावर ट्रीटेड विथ इम्प्रूवर और ब्लीचिंग एजेंट और टू बी यूज्ड बाय बेकरी ओनली। ठीक है। ये स्टेटमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये जो फ्लावर जो होता है अगर इम्प्रूवर और ब्लीचिंग एजेंट से उसको ट्रीट किया गया है मैदा को, तो वो सिर्फ बेकरी में ही यूज किया जा सकता है। ठीक है। राइट आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट, वेजिटेबल सेल नॉट कंटेन मेटल कंटामिनेंट मर्करी बियॉन्ड द लिमिट। देखो किसी भी चीज में पूरे तरीके से कंटामिनेशन को इलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं, इसीलिए एक लिमिट सेट कर दी जाती है कि इससे ज्यादा अगर वो कंटामिनेंट रहेगा, अब जैसे मर्करी जो है वो हैवी मेटल है, हैवी मेटल कंटामिनेंट है, तो इसकी एक लिमिट सेट कर दी गई है कि इससे ज्यादा अगर मर्करी होगा वेजिटेबल्स में तो
वो पास नहीं होगा, या तो बोल सकते हैं कि वो एज पर रेगुलेशन बेचा नहीं जा सकता है, ठीक है, सेल नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 1 ppm से अबव नहीं होना चाहिए मरकरी, ठीक है, वेजिटेबल्स में। उसके अलावा फिश में पूछा जा सकता है तो 0.5 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और प्रीडेटरी फिश में 1 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड दैट गिव्स गार्लिक इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेवर, ठीक है। तो जो गार्लिक में कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर होता है वो एलाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है, ठीक है, ये ओलियोरेजिन है। जिंजरोल जो है और शेगॉल, ये किस में होता है, जिंजर में होता है। और अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड किस में होता है, अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड होता है अनियन में, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गार्लिक का भी पूछा जा सकता है, जिंजर का पूछा जाएगा तो जिंजरोल और शेगॉल, और अगर अनियन का पूछा जाएगा तो अनियन में अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, प्रोपाइल याद रखना कि अनियन के केस में होता है। और एक और चीज कि अगर इनमें से कोई भी नहीं दिया है, ठीक है, तो ओलियोरेजिन सही आंसर होगा, क्योंकि ये सब ओलियोरेजिन्स हैं, ठीक। नेक्स्ट, डैश इज एन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट्स और वेजिटेबल में ब्राउनिंग किस एंजाइम के कारण होती है, पॉलीफिनोलेज के कारण होती है, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज के कारण भी होती है, और उसको टायरोसिनोइस और कैटेकोलेज भी बोलते हैं, इसलिए राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कंटेन्स सल्फर। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सिस्टीन भी है और मीथियोनिन भी है, ठीक। नेक्स्ट, थाइमोल जो है ये एक बोल सकते हैं कि इसेंशियल ऑयल है, ठीक है, जो स्पाइस में पाया जाता है। तो कौन से स्पाइस में पाया जाता है, अजवैन में पाया जाता है, ठीक। और इसको ओलियोरेजिन भी बोलेंगे थाइमोल को। नेक्स्ट, इनकरेक्ट मैच निकालना है इसमें से। तो ओलेइक एसिड में 18 कार्बन होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक डबल बॉन्ड होता है, ये भी सही बात है, और ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। लिनोलेइक एसिड जो है उसमें 18 कार्बन होते हैं, 2 डबल बॉन्ड होती है, ओमेगा 6 फैटी एसिड है, बिल्कुल सही बात है। लिनोलेनिक जो है वो ओमेगा 3 है, 3 डबल बॉन्ड है और 18 कार्बन है, ये भी सही बात है। अब ये देखो, लिनोलेइक और लिनोलेनिक ये दोनों पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ओलेइक मोनो अनसैचुरेटेड है क्योंकि 1 डबल बॉन्ड है, और एराकिडोनिक भी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसमें 20 कार्बन होते हैं, ये गलत है, 22 कार्बन नहीं होते। और 4 डबल डबल बॉन्ड्स होती है, ये बात सही है, और ओमेगा 6 है, ये भी सही बात है, ठीक है। ईपीए और डीएचए, ईपीए और डीएचए इकोजा पेंटाइनोइक एसिड एसिड और डोकोजा हेक्साइनोइक एसिड, ये दोनों भी ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये भी आप नोट कर लो, ठीक है। बाकी जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में इसेंशियल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से हैं, तो लिनोलेइक और लिनोलेनिक हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, एसोफोइटिडा इज एन ओलियोगम रेजिन, ठीक है, ओलियोगम रेजिन याद रखना। अब ये राइजोम है और रूट है, ठीक है, ये रूट से मिलता है। और इसके अलावा राइजोम क्या है, तो टर्मरिक भी है जिसमें करक्यूमिन होता है, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक जो फ्लेवर होता है, कलर होता है, तो टर्मरिक में वो करक्यूमिन के कारण होता है। अच्छा, एसोफोइटिडा में जो फ्लेवर होता है वो किस रीजन से होता है, जो उसकी स्मेल होती है तो वो किसके कारण होती है, फेरुलिक एसिड के कारण, फेरुलिक ईस्टर के कारण होती है। और सल्फर कंटेनिंग जितने भी वोलेटाइल ऑयल होते हैं ज्यादातर, जिसमें बहुत ज्यादा हाई फ्लेवर होता है ना, जिन भी मसाले में, स्पाइसेस में, वो ज्यादातर सल्फर कंटेनिंग होते हैं। अब चाहे वो तुम गार्लिक ले लो, अनियन ले लो, या तो जिंजर ले लो, या फिर कैबेज ले लो, है ना, सब में सल्फर कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल होते हैं, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड फाउंड इन कैबेज। देखो, कैबेज में कौन सा कंपाउंड पाया जाता है, तो सिंग्रीन पाया जाता है, ठीक है। और ये जो सिंग्रीन है ना, ये मायरोसिनेज के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होकर क्या बन जाता है, अलाइल आइसोथायोसियानेट, जिसका जो ज्यादा फ्लेवर प्रोड्यूस करता है। अलाइल आइसोथायोसियानेट जो है ना, इसका एक ओडर अलग से समझ आता है, ठीक। नेक्स्ट, फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देखो, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में 1 और मोर डबल बॉन्ड होती है,
बिल्कुल सही बात है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड्स विथ सफिक्स इनोइक एसिड। देखो इनोइक सफिक्स होता है सब में। अब मैं आपको ये कैसे दिखाती हूँ, यहाँ से दिखाती हूँ, देखो। ओलेइक एसिड, ये है इनोइक, इनोइक, ओलेइक, लिनोलेइक, लिनोलेनिक, एराकिडोनिक, इकोजा पेंटा इनोइक, डोकोजा हेक्सा इनोइक, सब में ये लास्ट में सफिक्स है। ठीक है, इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो इनोइक सफिक्स आप देखकर पता कर सकते हो। अब जैसे लिनोलेइक, लिनोलेनिक, ठीक, पाल्मी, टिलोइक, ठीक, टोलेइक एसिड, सॉरी, ठीक है। और लिनोलेनिक एसिड जो है वो ओमेगा 3 है, और इसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं, नहीं, ओमेगा 3 तो है लेकिन 3 डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो डबल बॉन्ड हम काउंट करते हैं ओमेगा 3 ओमेगा 6 किस बेसिस में होता है, तो ये मिथाइल एंड जो होता है ना, उससे हम जब काउंट करते हैं तब पता चलता है कि ये ओमेगा 3 है कि ओमेगा 9 है या ओमेगा 6 है, मैथिल एंड। अच्छा, ये आपको किससे मिलेगा, मेरा एक फैट्स पे फैट के स्ट्रक्चर पे एक वीडियो है, लेकिन सामने सामने का जो वीडियो है उसमें थोड़ा सा ग्लिच है, जिसके कारण मतलब साउंड जो है उसमें थोड़ा अच्छे से नहीं आ रहा है, इसीलिए 3 मिनट का वीडियो थोड़ा आप स्किप करके आगे का स्ट्रक्चर अच्छे से देख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा हाँ, जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ना, वो सिस आइसोमर में होते हैं, ट्रांस में नहीं होते। ठीक है, और ट्रांस आइसोमर्स जो होते हैं वो अनहेल्दी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। एज पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन, व्हाट शुड बी मिनिमम टीएसएस ऑफ फ्रूट चीज। फ्रूट चीज का मिनिमम टीएसएस क्या होना चाहिए, 65%। ठीक, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। प्रोटोपैक्टिन जो होते हैं वो रॉ फ्रूट में पाए जाते हैं और वेजिटेबल में पाए जाते हैं। ठीक है, पैक्टिनिक एसिड जो होता है वो स्लाइटली राइपेंड फ्रूट जो होते हैं, थोड़े पके हुए फ्रूट में होता है पैक्टिनिक एसिड। और पैक्टिन किस में होता है, ऑप्टिमम, जो फ्रूट ऑप्टिमम पके हुए रहते हैं ना, उसमें पैक्टिन होता है। ठीक है, तो जो प्रोटोपैक्टिन होता है वो जेल फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट मैच आएगा कि प्रोटोपैक्टिन जेल फॉर्म नहीं करता है, और पैक्टिनिक एसिड जो है वो जेल फॉर्म करता है विथ लिटिल शुगर। ठीक, और जो पैक्टिन है वो ऑप्टिमम शुगर और एसिड के साथ में ही जेल फॉर्म करता है। ठीक है, फॉर्म जेल बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आएगा ए आएगा। ठीक है, ए का फर्स्ट वाला आएगा, क्योंकि ये देखो, ठीक है, वही आएगा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, वेरी लो रेस्पायरिंग। तो देखो सबसे कम रेस्पायरिंग क्या होंगे, पोटैटो और अनियन ही होंगे। ठीक, क्यों होंगे, क्योंकि जितने कम रेस्पायरिंग होते हैं ना, उतनी ज्यादा सेल्फ लाइफ होती है। और आपने देखा होगा घर पे कि पोटैटो और अनियन की सबसे ज्यादा सेल्फ लाइफ होती है, ज्यादा दिन तक इसको स्टोर किया जा सकता है, वो भी बिना रेफ्रिजरेशन के। लो रेस्पायरिंग में क्या आ जाएंगे, कैरेट आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा, और कैबेज आ जाएगा, क्यूकम्बर आ जाएगा। और मॉडरेटली रेस्पायरिंग में आ जाएगा कॉलीफ्लावर और लेडीज फिंगर। लेकिन हाईली रेस्पायरिंग में ब्रोकली वगैरह आ जाएगा, जो बिना रेफ्रिजरेशन के तो रह ही नहीं सकते। ठीक है, और हाईली रेस्पायरिंग मतलब मोस्ट पेरिशेबल। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा सेकंड वाला आ जाएगा। नेक्स्ट, विथ रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ पर मैच करना है विथ रिस्पेक्ट टू मिनिमल वाटर एक्टिविटी। अच्छा ठीक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जो मिनिमम वाटर एक्टिविटी होनी चाहिए वो 0.91 होनी चाहिए, ये बात सही है। यीस्ट के लिए कितनी होना चाहिए मिनिमम वाटर एक्टिविटी, यीस्ट के लिए 0.88 होना चाहिए, और मोल्ड के लिए 0.80 होनी चाहिए, और ऑस्मोफिलिक यीस्ट के लिए 0.60 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। याद रख लो ये वाली, बैक्टीरिया के लिए ये पूछा गया है पहले भी सीएफएसओ के एग्जाम में कि बैक्टीरिया की जो मिनिमम वाटर एक्टिविटी ग्रोथ के लिए कितनी होना चाहिए, तो 0.90 दिया हुआ था उसमें। यीस्ट के लिए 0.88, मोल्ड के लिए 0.80, और ऑस्मोफिलिक यीस्ट और जीरोफिलिक यीस्ट इनके लिए भी याद रखना, जीरोफिलिक यीस्ट के लिए मेरे ख्याल से 0.65 है। ठीक है, नेक्स्ट, सीलियाक डिसीज जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है,
in which your immune system respond abnormally to gluten. ठीक. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोलिपिड. देखो फॉस्फोलिपिड का क्वेश्चन आया था, किसमें आया था, जेपीएससी एफएसओ में. उसमें आंसर था लेसिथिन. लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है. लेसिथिन क्या है, तो फॉस्फोलिपिड है, ऐसा आंसर था. लेकिन सेफालिन भी है और स्पिंगोमाइलिन भी फॉस्फोलिपिड है, जिसमें से लेसिथिन और सेफालिन क्या है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है. स्पिंगोमाइलिन क्या है, स्पिंगोफॉस्फोलिपिड है. ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस राइट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. अभी मैंने बताई थी कि कौन कौन से पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं. ठीक है, और कौन सा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है. तो सबको याद होगा कि ओलेइक एसिड जो है वो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, पॉली अनसैचुरेटेड नहीं है. तो डी आंसर हो जाएगा. ठीक. नेक्स्ट, ईपीए और डीएचए बिलोंग्स टू सीरीज ऑफ. ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, दोनों ही ओमेगा 3 फैटी एसिड है. ठीक. नेक्स्ट, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन लेसिथिन. लेसिथिन में नाइट्रोजनस बेस कौन सा होता है, कोलिन होता है. ये क्वेश्चन आया था किसमें, टेक्निकल ऑफिसर के एग्जाम में आया था कि लेसिथिन जो है उसको हम उसमें जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो कोलिन होता है. ठीक है. नेक्स्ट, डीगमिंग जो है वो प्रोसेस है यूज्ड ड्यूरिंग रिफाइनिंग ऑफ ऑयल्स. इट्स बेसिक पर्पस इज टू रिमूव फॉस्फोलिपिड. ठीक. डीगमिंग के प्रोसेस में फॉस्फोलिपिड को रिमूव किया जाता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज एन इमल्सिफायर. इमल्सिफायर क्या है, लेसिथिन इमल्सिफायर है, पता है सबको. ठीक है. नेक्स्ट, HDL इज कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल. क्यों इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, क्योंकि जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं ना, ये कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज से मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कैरीज कोलेस्ट्रॉल अवे फ्रॉम आर्टरीज. ठीक है, टू द लिवर. इसका राइट आंसर ए आ जाएगा. ठीक है, ये जमा नहीं होने देते आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल को. अगर कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज में जमा हो जाता है ना, इकट्ठा हो जाता है, तब आपको प्रॉब्लम होती है. तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कैरीज कोलेस्ट्रॉल अवे फ्रॉम द आर्टरीज टू द लिवर. फ्रॉम देयर इट देन पासेस आउट ऑफ योर बॉडी से फिर वो निकल जाता है कोलेस्ट्रॉल. और क्या होता है, जो हायर एचडीएल नंबर होता है, अगर बोला जाए तो 60 mg पर डीएल से ज्यादा एचडीएल लेवल होता है, ठीक है, तो लोअर रिस्क होती है हार्ट डिसीज की. ठीक. नेक्स्ट, एज पर रेगुलेशन कंटामिनेंट मेलामाइन. ये वाला क्वेश्चन आया था. ठीक है, ये टेक्निकल ऑफिसर के एग्जाम में आया था. जो मेलामाइन है वो पाउडर्ड इन्फेंट फॉर्मूलाज में कितना मतलब एक्सीड नहीं होना चाहिए. देखो इन्फेंट जो फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, इन्फेंट फूड जो होता है उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं कि उसमें कितना कंटामिनेंट, मैक्सिमम कंटामिनेंट की कितनी लिमिट होनी चाहिए. अब चाहे वो मेलामाइन के लिए पूछ लें, चाहे लेड के लिए पूछ लें. लेड के लिए किस में आया क्वेश्चन, जेपीएससी एफएसओ में आया. ठीक है, तो उसको भी याद रखो, मेलामाइन की भी याद रखो, कैडमियम की भी याद रखो, आर्सेनिक की भी याद रखो. जितने भी कंटामिनेंट हो सकते हैं सब में याद रखो कि इन्फेंट फूड में कितना अलाउड है मैक्सिमम. ठीक है, तो इस तरीके से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा. इसका जो राइट आंसर आएगा वो 1 mg पर kg. ठीक है, पाउडर्ड इन्फेंट फॉर्मूला में. नेक्स्ट, फोर्टिफाइड प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं वो कितनी कैलोरी प्रोवाइड करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट की. ठीक है, एवरेज कैलोरी इनटेक ऑफ 600 किलो कैलोरी से, तो 15 to 30%. ठीक. नेक्स्ट, होल्डेज टेस्ट इज अ टेस्ट यूज टू डिटेक्ट. क्या क्या डिटेक्ट किया जाता है होल्डेज टेस्ट से, मिनरल ऑयल. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रेस्वेरेटॉल. ठीक है, जो रेस्वेरेट्रॉल है ये एक क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल है. ये किसमें पाया जाता है, ग्रेप्स में पाया जाता है, पिंक वाले, और मतलब ग्रेप्स की स्किन में भी बोल सकते हैं, और एक तो ग्राउंड नट्स में भी पाया जा सकता है. ठीक है, ग्राउंड नट की स्किन में. ये एंटी एजिंग के जैसे काम करता है. ठीक है, रेस्वेरेट्रॉल. अब ये मत बोल देना कि होल जो
ग्रेप्स हैं उसमें वो एंटी एजिंग काम कर रहा है, वो करेगा लेकिन बहुत एक्स्ट्रा जब हम खा लेंगे तब, मतलब बहुत सारा लेवल में। अब रेस्वेरेट्रॉल को अलग से निकाल लिया जाए, ठीक है, इस कंपाउंड को, तो वो बहुत अच्छे से इफेक्टिवली काम करेगा। तो न्यूट्रास्यूटिकल में यही तो होता है, ठीक है, कंपाउंड को, मेन कंपोनेंट को निकाल लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। इट एक्टिवेट सर्टेन प्रोटीन्स इन बॉडी कॉल्ड सर्ट्यून्स, ठीक है, ये भी सही स्टेटमेंट है। पिंक स्किन ऑफ ग्राउंडनट्स एंड रेड वाइन आर रिच सोर्स ऑफ रेस्वेरेट्रॉल, ये भी बात सही है। रेस्वेरेट्रॉल जनरली फाउंड इन ऑरेंजेस, नहीं, ऑरेंज में नहीं होता है। नेक्स्ट, अरे फिर वही क्वेश्चन आ गया, रेस्वेरेट्रॉल जो है वो न्यूट्रासिटिकल की तरह काम करता है और किस में पाया जाता है, पिंक स्किन ऑफ ग्राउंडनट, रेड वाइन में भी पाया जाता है, बोथ ए एंड बी, ठीक। नेक्स्ट, एज पर एफएसएस रेगुलेशन फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, कोई भी मैन्युफैक्चरर फोर्टिफाई करता है फूड को, ठीक है, to ensure that level of added micronutrient on label of such fortified food shall fall within the range specified in schedule 4। देखो, जब हम रेगुलेशन पढ़ते हैं फूड फोर्टिफिकेशन का, तो उसमें एक स्केड्यूल 4 दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है, लेवल दिया हुआ है हर माइक्रोन्यूट्रिएंट का, जितना अलाउड है, ठीक, उससे अबव लिमिट नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा लिमिट में कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं ऐड किया जाना चाहिए, ठीक है। तो और अगर टॉलरेंस लिमिट देखी जाती है तो टॉलरेंस ऑफ -10% अलाउड है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम में उतना ही होना चाहिए जितना उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो टॉलरेंस ऑफ -10% ऑफ डिक्लेयर्ड टोटल वैल्यू ऑन द लेबल में बी अलाउड, ठीक है, लेबल में दिया हुआ है कि इतने परसेंट है उसमें, इतने ग्राम है, और 10% तक का अगर उसमें माइनस हो जाता है तो चलेगा, लेकिन मैक्सिमम लिमिट ऑफ द एडेड माइक्रोन्यूट्रिएंट स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल मस्ट बी कंप्लाइड, ये बात बिल्कुल सही है, और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है जिसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है। रेफिनोज एक ट्राइसैकेराइड है, सही है, ठीक है। गैलेक्टोज डाइसैकेराइड नहीं है, ये मोनोसैकेराइड है, ठीक, और डेक्स्ट्रेन पॉलीसैकेराइड है, ये भी बात सही है, ठीक। तो इसमें जो इनकरेक्ट मैच आएगा वो सी वाला है, ठीक। नेक्स्ट, पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिलरी डिसेंट्री किसके कारण होता है, सिगेला सोनी के कारण होता है, ठीक है, सिजेला सिगेला जो भी बोलते हैं। विच मिनरल डिफिशियंसी इज एसोसिएटेड विथ ग्रोथ रिटार्डेशन, पुअर वुंड हीलिंग, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो जिंक आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया था जेपीएससी एफएसओ में, ग्रोथ रिटार्डेशन किसके कारण होता है, किसकी डिफिशियंसी के कारण होता है, तो जिंक की डिफिशियंसी, उसमें भी आंसर यही होता, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ कमर्शियल कैंड फूड, कैंड फूड में कौन कौन सा स्पॉइलेज पाया जाता है, फ्लैट सॉर स्पॉइलेज भी होता है, टीए स्पॉइलेज भी होते हैं, प्यूट्रीफेक्शन भी होता है, ठीक। नेक्स्ट, स्पॉइलेज ऑफ कैंड फूड ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन फूड एसिड एंड आयरन ऑफ कैन, देखो ये केमिकल स्पॉइलेज है, ये माइक्रोबियल स्पॉइलेज नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कैन का आयरन जो है वो रिएक्ट कर रहा है फूड के एसिड से, तो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन स्वेल हो जाता है। नेक्स्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन के हिसाब से कंटामिनेंट टॉक्सिन एंड रेसिड्यू वाला जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से इन्फेंट मिल्क में, ठीक है, मेटल कंटामिनेंट कैडमियम की लिमिट किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैंने इन्फेंट मिल्क वाले और इन्फेंट फूड से रिलेटेड जितने भी कंटामिनेंट है वो इसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिए हैं, वैसे लेड वाला नहीं डाला है, ठीक है। लेड का 0.2 है, 0.2 पीपीएम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका आंसर आ जाएगा 0.1 पीपीएम से अबव नहीं होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, इन्फेंट मिल्क एंड इन्फेंट फूड सब्सटीट्यूट सेल नॉट कंटेन मेटल कंटामिनेंट आर्सेनिक बियॉन्ड लिमिट 0.05, ठीक, पीपीएम। नेक्स्ट, इन सोय पीपीएम ही है ना, हाँ, अब सोया सॉस जो होता है उसके प्रोडक्शन में स्टार्टर कल्चर कोजी होता है, ठीक,
अब जो ये कोजी है वो किसके साथ इंक्यूबेट की जा सकती है, मतलब कौन सा मोल्ड इसमें इन्वॉल्व होता है कोजी के प्रोडक्शन के लिए, तो एस्परजिलस ओराइजे। ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग वाइट प्रोटीन इंटरफेयर विथ आयरन एब्जॉर्प्शन। देखो आयरन एब्जॉर्प्शन के साथ जो इंटरफेयर करता है वो कोनल्ब्यूमिन करता है, और जो एविडीन है वो किसके साथ इंटरफेयर करता है, बायोटीन के साथ। और बायोटीन क्या है, बायोटीन B7 है। B7 को हम और क्या बोलते हैं, H विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि वो हेयर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए उसको H विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा और क्या याद रखना है, लाइजोजाइम। लाइजोजाइम भी क्या है, एग वाइट प्रोटीन है, जो कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो करता है। और इसका जो क्वेश्चन था वो आयरन एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड था, तो इसका आंसर आ जाएगा कोनल्ब्यूमिन। ठीक। तो 3-4 चीजें आप नोट कर लो। नेक्स्ट, इराइथ्रोज इज एन एल्डोज शुगर हैविंग, कितने कार्बन होते हैं इराइथ्रोज में, 4 कार्बन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई का मोस्ट एक्टिव फॉर्म जो है वो अल्फा टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई को टोकोफेरॉल भी बोलते हैं, और जो एक्टिव फॉर्म है वो अल्फा टोकोफेरॉल है। नेक्स्ट, विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ आयरन फोर्टिफाइड कॉमन सॉल्ट। देखो सिर्फ एक ही मटेरियल है जो यूज किया जा सकता है एज पर रेगुलेशन आयरन फोर्टिफाइड सॉल्ट को, कॉमन सॉल्ट को पैक करने के लिए, वो है HDP, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन क्या आया था JPSC FSO में, कि कितना उसकी डेंसिटी होना चाहिए, HDP जो है उसकी जो डेंसिटी है कितनी होना चाहिए, तो 100 kg पर मीटर क्यूब। लेकिन अब मैथ साइज पूछ लेगा तो 14 मैथ साइज, और कौन से फॉर्म में, अनलैमिनेटेड फॉर्म में, तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। फुल इंफॉर्मेशन याद रखो, क्योंकि इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, हो सकता है ये तीनों ही दे दे, 14 मैथ, डेंसिटी और अनलैमिनेटेड फॉर्म। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, और हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन में ही पैक होना है। ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट बसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है। BMR को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सरफेस एरिया, डिसीज स्टेट, ठीक है, एज, फिजिकल एक्टिविटी, इन्वायरमेंट, सब अफेक्ट करते हैं। अब देखो क्या होता है, जब विंटर होता है तो BMR हाई होता है। ठीक है। वहीं पे समर में कम हो जाता है। ठीक है। और मतलब हॉट वेदर में कम हो जाता है। उसके अलावा जब फीवर होता है तो BMR बढ़ जाता है। ठीक। ये भी लिख लो, नोट कर लो। नेक्स्ट, क्योंकि वो ये वाला क्वेश्चन आया था कि हॉट वेदर वाला, कि जो अगर कोल्ड वेदर होगा, विंटर रहेगा, तो BMR बढ़ेगा और हॉट वेदर में कम हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, HDL लेवल जो है कितना कितना होना चाहिए, और या फिर किससे ज्यादा होना चाहिए, जो जिसमें रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज हो जाती है वो कम हो जाती है। ठीक है। तो अभी मैंने बताई थी 60 mg/dl और मोर। ठीक। नेक्स्ट, अगर हम रजिस्ट्रेशन किया जाता है पैटी फूड मैन्युफैक्चरर का, तो आफ्टर एप्लीकेशन, ठीक है, कितने टाइम के अंदर रजिस्ट्रेशन इशू हो जाना चाहिए, तो 7 डेज के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अगर और दूसरा केस क्या होता है, इंस्पेक्शन का केस होता है, तो इंस्पेक्शन कितने 30 डेज का टाइम दिया जाता है। ठीक है। तो 7 डेज में आपको पता चल जाएगा एप्लीकेशन का स्टेटस कि एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है, या तो इंस्पेक्शन की जरूरत है, तो 30 डेज के, और फिर इंस्पेक्शन का टाइम दिया जाएगा 30 डेज का। विद इन 30 डेज अगर इंस्पेक्शन नहीं होता है, ठीक है, तो भी आप फिर रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा कि वैलिड है। ठीक है। और अपना पैटी फूड मैन्युफैक्चरर अपना ओपन कर सकता है, जो स्टॉल वगैरह है, या फिर अपना यूनिट ओपन कर सकते हैं। ठीक है। इसमें आंसर आ जाएगा 7 डेज। नेक्स्ट, विच विटामिन डिफिशियंसी एसोसिएटेड विथ हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया। देखो हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया विटामिन B6 की कमी से होता है। ठीक है। B6 की डिफिशियंसी से होता है। उसके अलावा आयरन की डिफिशियंसी से भी हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है। B12 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ठीक है। उसके अलावा
पर्नीशियस एनीमिया भी B12 की कमी से होता है। B9 की कमी से क्या होता है? ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। और विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी-बेरी होता है, ठीक है। और बेरी-बेरी में भी कौन सा होता है? एक ड्राई बेरी-बेरी होता है, एक वेट बेरी-बेरी होता है। जो ड्राई बेरी-बेरी है वो न्यूरोलॉजिकल है प्रॉब्लम, और वेट बेरी-बेरी किससे रिलेटेड है? हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, डेक्स्ट्रिन विच गिव्स रेड कलर विथ आयोडीन। देखो, इरिथ्रोडेक्स्ट्रिन जो है वो क्या है? रेड कलर देता है आयोडीन के साथ। डेक्स्ट्रिन क्या है? स्टार्च का जब ब्रेक डाउन होता है, स्टार्च को ब्रेक करते हैं तो डेक्स्ट्रिन फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब स्टार्च के साथ सबको पता है कि आयोडीन कलर देता है। अब स्टार्च के साथ आयोडीन कौन सा कलर देता है? ब्लू कलर देता है। लेकिन इरिथ्रोडेक्स्ट्रिन के साथ क्या देता है? रेड कलर देता है। और एक्रोडेक्स्ट्रिन के साथ देता है ब्लू कलर। और अमाइलोडेक्स्ट्रिन के साथ कौन सा सॉरी, एक्रोडेक्स्ट्रिन के साथ कोई कलर नहीं आएगा, और अमाइलोडेक्स्ट्रिन के साथ क्या आएगा? ब्लू कलर आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो। एक और चीज नोट करो, जो ग्लाइकोजन है उसके साथ आयोडीन कौन सा कलर देता है? तो ब्राउन कलर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ ओसाजोन फॉर्म्ड बाय लैक्टोज। लैक्टोज किस शेप का ओसाजोन बनाता है? तो पाउडर पफ शेप। अच्छा, और अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज की, तो वो किस शेप का ओसाजोन फॉर्म करते हैं? तो नीडल शेप का। तीनों ही, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज। इसको लिख लो, नोट कर लो, ठीक है। और एक और चीज, माल्टोज जो है वो सनफ्लावर शेप का ओसाजोन फॉर्म करता है, और लैक्टोज पाउडर पफ शेप का। लैक्टोज पाउडर पफ शेप, नीडल शेप का क्या हो गया? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज, ठीक। और उसके अलावा सनफ्लावर शेप का माल्टोज, ठीक। नोट कर लो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज नॉट कंसिडर्ड एज क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट, ठीक है। तो क्लाइमेक्ट्रिक में कौन कौन से आ जाएंगे? एप्पल क्लाइमेक्ट्रिक है, बनाना भी है, पीच भी है, लेकिन ग्रेप्स नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ग्रेप्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज प्रिसीडिंग ऑफिसर ऑफ एन एपेलेट ट्रिब्यूनल। अच्छा, जो ट्रिब्यूनल होते हैं उसमें प्रिसीडिंग ऑफिसर होते हैं, तो उनका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए? तो वो डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हो या फिर हो, ठीक है। एक तो ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, दूसरा है कि 65 से कम एज होना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक। नेक्स्ट, इन्फेंट मिल्क और मिल्क फूड सब्सटीट्यूट जो होते हैं उसमें मेटल कंटामिनेंट आर्सेनिक जो है उसकी लिमिट किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? तो 0.05 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। The custom shall not clear any article of food unless it has a valid shelf life of not less than 60% और 3 month before expiry, ठीक है। whichever is less at the time of import, इसका आंसर ये है, ठीक है। नेक्स्ट, जो हाइपरनेट्रीमिया है वो किस मतलब क्या है? ठीक है, तो क्या होता है? हाइपर मतलब एलिवेशन, हमेशा हाइपो मतलब डिक्रीज होना, हाइपर मतलब बढ़ जाना, और नेट्रीमिया तो यहाँ पर सोडियम से रिलेटेड है, तो एलिवेशन इन सीरम सोडियम लेवल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स कैन बी फाउंड इन रॉ और इनसफिशियंटली कुक्ड प्रोडक्ट। अच्छा, कौन सा पैरासाइट होता है? तो ट्रिकिनिला स्पाइरल्स भी होता है और टीनिया सोलियम भी होता है। तो आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, एज पर एफएस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड इंपोर्ट रेगुलेशन, कौन सा फॉर्म जो है वो रिक्वायर्ड है जो इंपोर्टर फिल करेगा जैसे ही फूड शिपमेंट आता है? तो वो कौन सा फॉर्म है? इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक। नेक्स्ट, विच अथॉरिटी हैज द पावर टू हियर एन अपील अगेंस्ट रिजेक्शन फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस। देखो, लाइसेंस को अगर रिजेक्ट कर रहे हैं या फिर इम्प्रूवमेंट नोटिस इशू कर दिया है डीओ ने, ठीक है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर ने इम्प्रूवमेंट नोटिस दे दिए हैं या फिर उनने लाइसेंस को रिजेक्ट कर दिए हैं,
इन दोनों केस में अपील कहाँ पर कर सकता है जो फूड मैन्युफैक्चरर है, तो वो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के पास अपील करेगा। ठीक। नेक्स्ट, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग जो है वो किससे प्रिवेंट की जा सकती है? ब्लांचिंग के थ्रू, बिल्कुल सही बात है। पीएच अगर 4 से कम कर दिया जाए, ठीक है, और सिट्रिक एसिड ऐड कर दिया जाए, तो भी एंजाइमेटिक ब्राउनिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है, और एंटीऑक्सीडेंट के यूज से भी एंजाइमेटिक ब्राउनिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ऑल ऑफ दीज। ठीक। नेक्स्ट, अच्छा, अमीनो एसिड और रिड्यूसिंग शुगर के बीच में जो रिएक्शन होता है, इस केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं? मेलार्ड रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। जो मेलार्ड रिएक्शन है नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है, कैरामलाइजेशन है, वो भी नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है। जबकि पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज के कारण एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है, जिसमें एप्पल हम देख सकते हैं, पोटैटो हो सकता है, इन सब में हम एंजाइमेटिक ब्राउनिंग का उदाहरण देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स हीटिंग शुगर एट हाई टेम्परेचर। बहुत हाई टेम्परेचर में शुगर को हीट करने पर कैरमलाइजेशन होता है, जिसको बोलते हैं ना कैरामल बनता है। कैरामल 4 टाइप्स के कैरामल के कलर होते हैं। ठीक है, ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाली थी, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कैरामलाइजेशन होता है अगर बहुत हाई टेम्परेचर में हीट कर दिया जाए शुगर को, तो ये ब्रेक डाउन हो जाती है और रिफॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स पॉलीमर के फॉर्म में। ठीक है। नेक्स्ट, फैट, ऑयल और वैक्स जो हैं ये सिंपल लिपिड्स हैं। ठीक। फैट, ऑयल एंड वैक्स जो हैं वो सिंपल लिपिड्स हैं। कॉम्प्लेक्स लिपिड में क्या आ जाएंगे? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड कॉम्प्लेक्स लिपिड है। ठीक है, स्पिंगोफॉस्फोलिपिड हो चाहे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड हो, कॉम्प्लेक्स लिपिड है। ठीक। डिराइव्ड डिराइव्ड लिपिड में क्या आ जाएंगे? कोलेस्ट्रॉल वगैरह। ठीक है। मिसलेनियस लिपिड में क्या आ जाएंगे? विटामिन वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस विथ मेटल आयन? मेटल आयन के साथ कौन से कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और स्टेबलाइज कर देते हैं फूड प्रोडक्ट को? तो चिलेटिंग एजेंट और सिक्वेस्ट्रेंट्स, दोनों एक ही नाम है। चिलेटिंग एजेंट को सिक्वेस्ट्रेंट्स भी बोलते हैं, सिक्वेस्ट्रेंट्स को चिलेटिंग एजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हैं ये मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और स्टेबलाइज करते हैं फूड प्रोडक्ट को। नेक्स्ट, व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड इज नोन टू कॉज एलर्जी? ठीक है, अच्छा, सल्फाइड का अगर कॉन्सेंट्रेशन 10 mg पर केजी से ज्यादा है, ठीक है, तो एलर्जी कॉज करता है। ठीक। नेक्स्ट, स्क्वैश वगैरह जो हैं, ठीक है, स्क्वैश में फ्रूट कंटेंट कितना होना चाहिए? फ्रूट जूस कंटेंट 25%। क्रश में भी 25% मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। फ्रूट सिरप जो होती है, फ्रूट शरबत, उसमें भी 25% होना चाहिए मिनिमम फ्रूट जूस कंटेंट, और कॉर्डियल में भी। तो ये हमने एक ही कैटेगरी में रख दिया कि फ्रूट जूस कंटेंट इन सब में कितना होना चाहिए? 25%। लेकिन जो टीएसएस है वो कितना होना चाहिए? तो स्क्वैश में 40, क्रश में 55, सिरप में 65 और कॉर्डियल में 30। जो कॉर्डियल है वो क्लियर होता है एकदम। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर आ जाएगा। फुल फॉर्म डीजीएफटी का, तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर देखो इम्पोर्ट रेगुलेशन के हिसाब से क्या होता है, कोई मतलब इम्पोर्ट व्हेन द सर्टिफिकेट ऑफ इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड ग्रांटेड बाय डीजीएफटी इज सस्पेंडेड। ठीक है, तो अगर ये सर्टिफिकेट डीजीएफटी ने सस्पेंड कर दिया है, कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड का, तो इस केस में क्या होगा? जो इम्पोर्ट का लाइसेंस है वो भी अ, मतलब रद्द माना जाएगा, कैंसल माना जाएगा। ठीक है, एफएसएसएआई जो इम्पोर्टर का जो लाइसेंस देती है उसमें भी वो भी रद्द हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉरेन फूड मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट फैसिलिटी होती है, अब क्या होता है देखो, एक तो इंडिया एक्सपोर्ट करेगी, ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाहर जाएगा, या तो बाहर से हमारा प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा। तो क्या होता है, जो फॉरेन फूड मैन्युफैक्चरर होते हैं, अब कोई और कंट्री से हमारे इंडिया में फूड आ रहा है, ठीक है, मतलब वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में,
तो इस केस में उनको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा और हमारे रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, एक्ट को, रूल्स को, रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो कितने पीरियड के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? तो 2 ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं एज पर एफएसएस रेगुलेशन। कौन सा? इम्पोर्ट। ठीक है, इम्पोर्ट वाला। नेक्स्ट, एज पर एफएसएस फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स रेगुलेशन। ठीक है, आटा जो है उसको अगर फोर्टिफाई किया जा सकता है, ठीक है, तो उसमें आयरन का जो मैक्सिमम लेवल है, मिनिमम और मैक्सिमम लेवल कितना होना चाहिए? तो 28 mg पर केजी से 42 mg पर केजी तक का फोर्टिफिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज द टाइम इन मिनट रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन स्पेसिफिक मीडियम। अच्छा, इसको कौन सी वैल्यू बोलते हैं? तो यहाँ पर टाइम की बात हो रही है तो एफ वैल्यू होगी, टेम्परेचर की बात होती, ठीक है, डिग्री की बात होती, टेम्परेचर की बात होती तो वो जेड वैल्यू होती है। ठीक है, डैश इज द वैल्यू रिप्रेजेंट द डिग्री फ़ारेनहाइट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस टीडीटी 10 फोल्ड, तो ये जेड वैल्यू है। ठीक, थैंक यू ऑल। हम 70 to 75 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।